ओझा जी जुड़े हैं, जो जितेंद्र ओझा जी, जो कि पूर्व राष्ट्रनायक हैं। जितेंद्र जी, आज भारत का दबदबा पूरा विश्व देख रहा है और ऐसे में अफ्रीकी संघ को जिस तरह से सदस्यता दिलाई गई है, ऐसी कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं? क्योंकि देखिए, जून में पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के लिए चर्चा की थी और अब वो पूरा हो गया है। देखिए, हम एक दूसरे लीग में आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। एक समय था कि पश्चिम के साम्राज्यवाद से जो दुनिया के तमाम देश थे, उनसे वो परेशान थे और उनको लगा कि आज़ादी मिलने के बाद भी वो ख़ास करके अफ्रीका में उनके रिसोर्सेज़ जो है बहुत कम दाम पे पश्चिम में जाते रहे। तो उसके बाद चीन आता है और चीन क्या काम करता है कि उसकी डिप्लोमेसी को आजकल डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट वो लाद देता है। कुछ अच्छे काम भी करता है, ये ऐसी बात नहीं कि सारे खराब काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि अंगोला नाम का एक देश है। अंगोला में जो है 42 बिलियन का चीन का खर्च है। वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत थी, तो वहाँ वो पानी बनाता है, कुछ घर बनाता है और उसके बाद क्या काम करता है कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देता है, जिसकी शायद वहाँ पे प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होता है? 90% आज जो है अंगोला का तेल कम दामों में चीन ले रहा है। तो वो अंगोला की बात नहीं है। करीब 10 ऐसे देश हैं जिनको कहा जाए कि वो डेट ट्रैप के आसपास है। कीनिया है, इथियोपिया है, बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ नाइजीरिया भी उसके पास आ रहा है। तो ये जो है एक नए किस्म का साम्राज्यवाद, जो छद्म साम्राज्यवाद है, चीन ने शुरू किया। और आप देखिए कि ये जो बनाता है, ये बड़े प्रोजेक्ट बनाता है, उस प्रोजेक्ट का कुछ पैसा अफ्रीका के कुछ नेताओं को देता है। अब वो देखता है कि सिस्टम में कंटिन्यूटी बनी रहे। दूसरा क्या काम करता है, जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ नहीं आ पाए, उसमें वो कोशिश करता है कि उसके ज़रिए इसको नेगोशिएट करके जो है अपना वर्चस्व बनाए रखे। तो इसका कुल नतीजा ये हो रहा है कि अफ्रीका की जो असाधारण जनता है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो अफ्रीका को लाना सिर्फ़ हम खुश होने की बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। हम उसको ला रहे हैं और उसके साथ हमें एक ऐसा नया मॉडल लाना पड़ेगा, जिसमें अफ्रीका अपनी ताकत तो बढ़ाए और साथ में जो है दुनिया पे वो बोझ नहीं बने। और चीन का जो सारे उसके रिसोर्सेज लूट के जो चीन क्या कर रहा है कि बहुत ही कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। जितेंद्र जी, इतने मैं ये सरप्लस भी फंड समझना उसके पास चाहूंगी कि नहीं होने बड़ी चाहिए। चुनौती ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए, चीन नहीं चाहता था कि अफ्रीकी संघ जो है वो सदस्य बने। ऐसे में बड़ी चुनौती आप चीन को मानेंगे, चीन का विरोध, या फिर आप कहेंगे कि अफ्रीकी देशों में जो भारत का प्रभाव होगा उसमें चुनौतियां ज्यादा हो सकती हैं? देखिए, ये प्रभाव जो है ना इवेंट मैनेजमेंट से नहीं होगा। एक तो चीन विरोध करेगा, वो किसी और को जाने नहीं देगा। चीन ने क्या काम किया कि बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स को पॉलिटिकली वैसे पावरफुल एक्टर को मजबूत करके रखा है। वो लोग कभी रूल ऑफ लॉ आने नहीं देंगे, उनका फायदा होता है। और दूसरा, जो इतने कर्ज में डूबे हुए देश हैं, इनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इनको मुफ्त में कर्ज नहीं दिया जा सकता है, मुफ्त में चीजें नहीं दी जा सकती है। तो मैं कहता हूं कि क्या हमारा मॉडल इतना मजबूत है कि हम वहां पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाएं, हम एक ऐसा चीज बना, ऐसा एक गवर्नेंस का मॉडल लाएं जिसमें अफ्रीका के देश भी तरक्की करें और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर या हमारे पब्लिक सेक्टर पीएसयू वो भी तरक्की करें। क्योंकि चीन के बड़े डीप पॉकेट्स हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आप देखें कि 300 बिलियन के आसपास जो है चीन का ट्रेड रहा है। 160-70 बिलियन के आसपास उसने क्या काम किया है कि एक्सपोर्ट किया है, सारे मार्केट को चीप गुड्स के जरिए कैप्चर करके रखा है और वहां से सारे रिसोर्सेज लेके आ रहा है। तो दरअसल देखा जाए तो एक तरीके से पूरा कॉलोनाइजेशन है और लूट है अफ्रीका का। आज 60% इन्वेस्टमेंट जो है अफ्रीका में पूरे चीन के है। तो देखिए, इस इक्वेशन को बदलना बहुत मुश्किल होगा। अफ्रीका में अपनी मजबूरियां हैं और साथ में चीन का विरोध भी होगा। तो हमें एक देखा जाए इस कदम को भारत का फायदा सोच के नहीं करना चाहिए। इसे सोचना चाहिए कि बेहतर दुनिया में जाने की तरफ हम कदम उठा रहे हैं और इसमें हमें साथ चाहिए बिल्कुल, अफ्रीका के लेकिन ये लोगों का, कदम हमें साथ। कितना महत्वपूर्ण होगा और आगे कितना फायदेमंद होगा, इस पर भी जितेंद्र जी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। माथुर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले सर, आपका रिएक्शन इस पर, जिस तरह से अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है, एक बड़ा फैसला लिया है। तमाम चुनौतियां जरूर होंगी भारत के सामने, लेकिन फैसला बहुत बड़ा। ठीक है, बिल्कुल तरुण, आप बिल्कुल सही नहीं। देखिए, मैं आपको क्या वजह ये है कि भारतवर्ष जो है एक इस G20 के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव या बहुत बड़ा हिमायती बन करके उभरा है। उस यही वजह है कि भारतवर्ष काफी समय से प्रयास कर रहा था कि वो अफ्रीकी देश जो कि या तो गरीब देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको G20 में शामिल किया जा सके। उसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि कोई चीन जो अपनी चालबाज हरकतों से
उन्होंने जो अफ्रीकी देशों के ऊपर उनको डेट ट्रैप में फंसा करके और उन पे अपना अधिकार और अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करी थी, उसको चेकमेट किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन स्टेप है कि अफ्रीकन यूनियन पूरे के पूरे 59 देश इसमें आप G20 में शामिल हो गए हैं। उससे क्या होएगा कि हम जो 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 विकसित राष्ट्र हैं वो उन देशों को हर प्रकार से, खास करके आर्थिक स्तर पर सहायता मुहैया कराएंगे, ताकि वो पहली बात अपनी प्रगति कर सकें, प्रोग्रेस। और दूसरी बात यह है कि जो चीन के जो चालाकी वाले डेट ट्रैप की जो डिप्लोमेसी है, जो BRI के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रों को अपने ऊपर आश्रित बनाया है, उससे निकाला जा सके। इसी से रिलेटेड आप देखिएगा, इसी कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आएगा कि आपको वर्ल्ड बैंक या जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, वो उनको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से, जिसके अंतर्गत वो इन गरीब देशों को आसान शर्तों पर लोन मुहैया करा सकें। और ये मुझे लगता है माथुर साहब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने हाल ही के दिनों में कुछ देशों की हालत देखी थी, श्रीलंका उनमें से एक एग्जाम्पल था। मैं आपके पास आना चाहूंगी जितेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगी, माथुर साहब भी देखिए जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है, क्या ये मान लिया जाए कि भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है? और अब इससे देखिए कि अफ्रीका के जो देश हैं वो किस कदर मजबूत होंगे, ये दुनिया देखेगी। अब देखिए, हम हमेशा से उनकी आवाज रहे हैं। जितनी लोकप्रियता भारत की रही है पूरे अफ्रीका में, उतनी शायद किसी की नहीं रही। कई दफे कुछ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब उनसे बात होती थी, बहुत पुरानी मैं बात कह रहा हूँ, हाल तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी और नेहरू ये लोग जो है अफ्रीका के बच्चों की फोकलोर में है, और गांधी को कई अफ्रीकन अपना मानते हैं। साउथ अफ्रीका में तो खैर उनका है। लेकिन बात जो आप कह रही हैं, इसमें एक और चीज होगी। जैसे मैं कह रहा था कि चीन की जो मॉडल है ग्रोथ की, इस मॉडल में वो क्या कर रहा है कि कम दाम पे अफ्रीका से रिसोर्सेज ला रहा है, और रिसोर्सेज लाने के बाद वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी फायदा हो रहा है। लेकिन बहुत सारा रिसोर्स वो जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले कई एक प्लेटफॉर्म पे कहा कि चाइना की एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, कि चाइना की हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम अमेरिका से भी 2-4 कदम आगे है। ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है सभी को पता है कि चाइना की नेवी जो है उसकी साइज में अमेरिका से भी बड़ी है। तो ये जो है उसके जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के जो एम्बिशियस कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पे भी थोड़ा सा लगाम लगेगा। तो ये बात हम कह सकते हैं कि भारत ही नहीं, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, तो जो लोग भी दुनिया की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, स्थायित्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें फायदा होगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। सवाल सिर्फ लोन देने से बात नहीं बनता है। वहां पे देखिए कि वॉरलॉर्ड्स बहुत अधिक हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं आ पा रहे हैं। वहां पे भी कई दफे होता है कि चुनाव जो है अफ्रीका में एक आध जगह छोड़ दे तो कहीं फेयर नहीं हो रहा है। तो अफ्रीका में चैलेंजेस बहुत अधिक हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को जो है चीन एक्सप्लॉइट कर रहा था, और एक्सप्लॉइट करके अपने आप को मजबूत कर रहा था, और अपने आप को मजबूत करके पूरी दुनिया को खतरा पहुंचा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है। और अफ्रीका में एक ह्यूमनिस्ट एंगल से देखा जाए कि तरक्की होती है, वहाँ के लोगों को भी में भी अगर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है, ये मल्टीपोलरिज्म की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में स्थायित्व में और सुरक्षा में एक अच्छी बात होगी। क्योंकि एक और बात आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, शी जिनपिंग जो है चीन के भीतर खुद बहुत मजबूत नहीं आज की तारीख में। कई एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिन लोगों को उन्होंने खुद अपॉइंट किया था की मिलिट्री पोजीशन में, उसको भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किन गांग जो उनके विदेश मंत्री थे, उनको उठाने के बाद निकाल दिया। तो उसके भीतर भी इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो एक ऐसा इंस्टेबल सा या ऐसा ओपेक सा बेहेमौत, उसकी ताकत किसी भी तरीके से कम हो तो सबके लिए फायदा है। और अफ्रीका अगर मजबूत होता है तो ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में फायदा तो जरूर होगा। देखिए, फायदा भी होगा, और इसके साथ ही ये भी सबसे अहम चीज है कि अगर हम देखें जितेंद्र जी, तो यूरोपीय संघ कहने को एक शब्द, लेकिन समूह है 55 देशों का, तो तस्वीर और तकदीर पूरे 55 देशों की सुधर सकती है, मजबूत हो सकती है। माथुर साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? यही आपको थोड़ी देर पहले भी समझाने का प्रयास कर रहा था, और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक तरीका है, एक चीज तो है कि उनको रिसोर्सेज मुहैया कराना, दूसरा उसको स्टेबलाइज करना, उसको बूस्ट करना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। आप देखिए, भारतवर्ष के स्टेट्स अफ्रीका में खास कई देशों में
बहुत ज्यादा हैं। नाइजीरिया है, कई जगह हमारे स्टेक लगे हुए हैं, हमारे बिजनेसेस वहां पर चल रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा, भारतवर्ष को अफ्रीकन कंट्रीज में काफी माना जाता है और ये एक बड़ा भारी स्टेप जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है, उससे साख और बढ़ेगी। लेकिन इट डज नॉट एंड देयर। इसको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनको पटरी पर ला करके और उनको आगे बढ़ने का तरीका निकाला जाए। और वो मुझे लगता है कि वो अभी करने की आवश्यकता है। ये जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सबका साथ, सब मिलकर के इसको अगर करने के लिए विचार कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा आवश्यक चीज जो है वो ये है कि जिस तरह से चाइना साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में और हिमालयन रीजन में अपनी हेजमोनिस्टिक एक्टिविटीज बढ़ा रहा है और सॉर्ट ऑफ बुलिंग वो कर रहा है, उसको चेकमेट करने के लिए चाइना को मिलिट्री फ्रंट पे, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे कॉर्नर करने की और सराउंड करने की जरूरत है। उसको कई चारों तरफ से इन तमाम फ्रंटों पे घेरना होगा और ये अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना उसके लिए एक बड़ा स्टेप शामिल मेरे हिसाब से माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से चाइना इंडो पैसिफिक में मिस एडवेंचर्स अपने बढ़ा रहा है, क्योंकि आप देखिए चारुल, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है, इट हैज शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक नाउ। और अब जब व्हेन इट शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक, तो आप देखिएगा कि भारतवर्ष का इसमें एक रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल ऑटोमेटिकली उभर करके आता है। बिल्कुल, देखिए ये तो सदस्यता दिलाने से ही हो गया है कि भारत का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत ने पहले चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी ने जून में, जिस पर सभी ने सहमति जताई थी। और जितेंद्र जी, मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हैरानी की बात है कि चाइना ने भी कहा था कि हम इस बात का स्वागत करते हैं। हालांकि उसकी बैड डेट पॉलिसी जो है उससे कितने देश प्रभावित हुए हैं ये हम सभी जानते हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए अफ्रीकी संघ जो है उनके अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अब चीन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ्रीका में करेगा। क्या लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे उसका फायदा कितना हमें हो सकता है, भारत को हो सकता है? चुनौतियों का जिक्र तो कर लिया, लेकिन फायदेमंद कितना होगा? देखिए, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से बात नहीं बनी। जैसे मैंने कहा कि वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो बहुत एबनॉर्मल है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, देखिए कि हमेशा से चाइना के सीसीपी ने वहाँ पे जो बहुत सारे गुरिल्ला फैक्शन चल रहे थे, उन सभी को किसी न किसी तरीके से उसकी एंगेजमेंट थी। उस एंगेजमेंट का फायदा उठा के बड़े सारे जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनको बैक चैनल से एंगेज करके और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक मॉडल तैयार किया। और उसके इन्वेस्टमेंट के मॉडल से ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, जनता को फायदा नहीं हो रहा है। तो इसको करने के लिए हमारे अपने जो डोमेस्टिक मॉडल है, हमारी प्राइवेट सेक्टर कितनी कॉम्पिटिटिव है वो भी देखना पड़ेगा कि वो चाइना से 4 कदम आगे होनी चाहिए। और दूसरी एक ये देखिए चारुल जी की जो चाइना की इसमें इन्वेस्टमेंट है वो अधिकतर जो है पब्लिक सेक्टर होल्डिंग के जरिए है। वो चाइना जो इन्वेस्ट करता है तो जो भी जाता है तो वर्चुअली पूरी चाइना ही चली जाती है, प्रोजेक्ट होता है तो लोकल लोगों को कम फायदा होता है और चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें बहुत इनोवेशन की जरूरत है, बहुत सारे नई कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है कि कम कॉस्ट में कैसे हम सिक्योरिटी करें और कैसे जेन्युइन पार्टनरशिप कर सकें। तो ये जो है जो आप कह रही हैं कि हम सिर्फ टैक्टिकल तरीके से नहीं देखें, टैक्टिकल भी बहुत जरूरी है। बिना टैक्टिक्स के कुछ नहीं होगा, कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजिक विजन क्यों ना हो, टैक्टिक्स अगर कमजोर है तो नहीं होगा। लेकिन अगर टैक्टिक्स पे ही हम रिलाई करें और बड़ा लंबा विजन नहीं रखें और लंबी कैपेसिटीज को बिल्ड नहीं करें तो कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं होगी। तो चाइना की, जैसे मैंने कहा कि टैक्टिक्स बड़ी साफ रही है कि वर्चुअली कॉलोनाइज कर लेना इन लोगों को, और एक समय के बाद वहां पे रिसेंटमेंट बढ़ना शुरू हो गया है। और वो रिसेंटमेंट जो बढ़ रहा है वो वहीं तक सीमित नहीं है। बहुत सारे, आज किसी मैं पश्चिम वेस्ट कोस्ट पे अमेरिका के कुछ कॉन्फ्रेंसेस सुन रहा था मॉर्निंग में और बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि अमेरिका के खड़े रहने मात्र की वजह से या भारत जैसे प्रजातंत्र के देश के एग्जिस्ट करने मात्र से चीन को खतरा है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि एक प्रजातंत्र के रूप में भारत मजबूत हो। अगर भारत मजबूत होता है तो चीन के भीतर भी लोग अधिकारों की बात करना शुरू कर देंगे। तो हमें इन तमाम चुनौतियों को लेकर सावधान रहना है, लेकिन हम इससे घबरा नहीं सकते हैं। तो ये जो कदम है निश्चित रूप से हिस्टोरिक कदम है। चाइना भी इसकी क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्लेम करने दीजिए। लेकिन जैसे जनरल साहब ने भी मेरी बात से इत्तेफाक रखा, मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि हमें जो है अब नए चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे ले उसको देखना है। ये सही है कि अभी तक जो है हम एक डेवलपिंग और बैकवर्ड किस्म के देश रहे, अलग थलग पड़े रहे,
अब जो है धीरे धीरे हम एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बन के दुनिया को शेप करने जा रहे हैं। और ये बात जो है 1000-1500 वर्ष बाद जो है भारत को एक तरीके से देखा जाए तो ये मौका मिल रहा है। तो इसको कोई भी बात ऐसी क्यों ना होती है, कोई भी ऐसी सफलता क्यों ना होती है, सफलता के साथ जिम्मेदारी आती है। और जिम्मेदारी का एक ही ये है चारुल जी, हमें अपने पांव जमीन पर रखना है और उसके बाद संभल के आगे चलना है। क्योंकि इस दुनिया में मुझे लगता है स्टेट क्राफ्ट से या जियो पॉलिटिक्स से या ग्रैंड स्ट्रेटेजी से बढ़ के कोई एक्साइटिंग सेरेब्रली चैलेंजिंग एम नहीं होता है। ये अगर आपका मजबूत है तो सारी चीजें प्रवेश करती है। भारत का एक मॉडल था, वो मॉडल बिखर चुका था। अब हमें नया मॉडल जाना है, हम पीछे नहीं जा सकते हैं और उसकी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आई कंक्लूड चारुल जी। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास। हमारी सहयोगी प्रीति चौहान भी बनी हुई है, उनके साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ओवर टू यू प्रीति। जी बिल्कुल, और देखिए बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में हम इंटरनेशनल मीडिया हाउस में हैं और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन ऐसे में हमारे देश के कई बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर हैं। उन्हीं में शुमार शिशिर सिन्हा जी, हिंदू बिजनेस लाइन के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग तो शुरू हो गई है और शुरुआत वन अर्थ पे हुई और बहुत ही धमाकेदार हुई, क्योंकि हमने अफ्रीकन हमारा जो मोटिव था, जो यूनियन है, उसे हमने शामिल करवा दिया। वन फैमिली की बात होगी, उसके बाद पोस्ट लंच। लेकिन सर, शाम को इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत है, बायलैटरल मीटिंग है। सर, उसमें ख़ास हमें क्या नज़र आएगा? देखिए, इंडिया और यूएस, भारत और अमेरिका के बीच जो कल बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद अब जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बायोफ्यूल का जो एक कोऑपरेशन है, बायोफ्यूल के कोऑपरेशन के महत्व को हमें इस तरीके से समझना होगा कि जब पूरी दुनिया एक स्वच्छ ईंधन की बात कर रही है, पूरी दुनिया में जहां बात चल रही है कि किस तरह से हम फोसिल फ्यूल जो बेस्ड है, इसके जगह पे हम बायो बेस्ड हम फ्यूल पे जाएं, उसके लिए क्या अलायंस बन सकता है। तो इसमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और कुछ और देश शामिल होंगे। ब्राज़ील की अहमियत को समझिए। ब्राज़ील चीनी यानी कि गन्ना के उत्पादन के मामले में काफ़ी आगे है, तो वहाँ पर उनके लिए एथेनॉल का प्रोडक्शन करना जो है वो काफ़ी आसान है। हम लोग भी जो है वो अपने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल को मिलाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सके। तो ये जो एक सहमति जो अलग अलग देशों के साथ मिलकर के बनाई जा रही है, इसका मूल मकसद यही है कि किस तरीके से हम स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ सके, फोसिल फ्यूल पर निर्भरता कम हो और भारत जैसे देश के लिए जो आयात का बिल है, इंपोर्ट का बिल है, वो कम हो सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लगभग हम 85% जो है कच्चा तेल हम आयात करते हैं। जब हम आयात कर रहे हैं, उस आयात को हम कैसे कम कर सके, इंपोर्ट बिल को कम कैसे कर सके, इसमें ये जो एक सहमति इन देशों के बीच बन रही है वो काफ़ी मददगार होगी। मैं बात करना चाहूँगी सर, जिसमें है 5 बजे तो हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की ग्रुप फोटो होगी, 5 बजे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन 5:10 पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए भी बातचीत है, उसकी साझेदारी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी सुविधाओं को आपको इस तरीके से समझना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा पहला जो शुरुआती लक्ष्य है वो है अभी $5 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था उसे हासिल करना है और 2047 तक हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आना चाहते हैं। इन 2 लक्ष्यों के लिए सबसे अहम बात क्या है कि आपकी बुनियादी सुविधाएं कितनी बेहतर होती हैं। आपको याद होगा कि इस वर्ष का अगर आप बजट देखेंगे तो लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार की ओर से। ये जो खर्च है वो कहाँ जा रहा है? वो बुनियादी सुविधाओं के विकास में जा रहा है। आप ये भी समझिए कि बुनियादी सुविधाओं के ज़रिए कई तरह की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर फ़ायदा मिलता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, सड़क का जब निर्माण होता है या कोई विनिर्माण होता है, उससे 400 तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे फ़ायदे में होती हैं। तो भारत जैसे देश में जहां पर रोज़गार को लेकर के हमेशा बात चल रही है, बुनियादी सुविधाओं में जितना निवेश जाएगा, बुनियादी सुविधाएं जैसे से विकसित की जाएगी, एक तरफ हमारी अलग अलग आर्थिक गतिविधियां
वो उनको फ़ायदा पहुंचेगा और दूसरी ओर रोज़गार के नए मौके बनेंगे। तो ये जो अलायंस जो कि आज शाम को जिसका ऐलान होना है, भारत में इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा इस बात की है कि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके हम तैयार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी जब G20 की अध्यक्षता की, जब वो होस्ट कर रहे थे, उन्होंने बार बार कोविड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से कई ऐसे विश्व में देश हैं जो अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उसके लिए क्या इस G20 के फोरम को इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कुछ सहमति बन सकती है ग्लोबली, वैश्विक तौर पर? बिल्कुल, देखिए अगर आप याद करिए तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग IMF या वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उनके सुधार की बातचीत चल रही है। और ये सुधार की प्रक्रिया में कोशिश क्या है कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कैसे उपलब्ध करा सके। देखिए हम सिर्फ कोविड का जिक्र कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से कई देशों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले 2 वर्ष हमने कोविड की वजह से परेशानी उठाई, वहाँ से थोड़ी बहुत उबरने की कोशिश में आए, तो अब ये युद्ध की स्थिति आ गई और युद्ध की वजह से सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न को लेकर के, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ी हैं। कई देशों को इससे जो है वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई देश जो हैं आज कर्ज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कुछ देशों के लिए जो एक कॉमन फ्रेमवर्क है G20 के ज़रिए वो मुहैया कराई गई है। जैसे श्रीलंका का अगर हम जिक्र करें, हमारे पड़ोसी देश है, उसके लिए भी किस तरह से रियायत दी जाए कर्ज चुकाने में, वो व्यवस्था भी G20 के मंच के ज़रिए संभव हो पाया है। और अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक कॉमन फ्रेमवर्क और बेहतर तरीके से इस्तेमाल में आएगा, जिससे कि जो कर्ज में डूबे हुए देश हैं या जो अल्प विकसित देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी परेशानी, उनकी आर्थिक दुश्वारियों का जो है वो अंत हो सके। अचानक से वैश्विक तो हम स्तर की अगर मतलब ग्लोबली अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा महंगाई भी बहुत बड़ी, जिसकी चर्चा जो है इंटरनेशनली मतलब तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, विदेशों के या फिर हमारे देश में भी आपने देखा होगा उसका जिक्र होते रहता है। आर्टिकल्स अमूमन आप लोग भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो महंगाई है वो ग्लोबल महंगाई बन गई है। आज के डेट में अगर मैं सिर्फ हम लोग अगर ये कह दें कि हमारे देश में महंगाई है तो ये सटीक नहीं होगा, क्योंकि हम सब ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। तो ग्लोबल महंगाई है, इससे क्या G20 के इस फोरम से कोई मंत्र हमें मिल सकता है? कोई ऐसी बात है जो कोई ऐसी बात निकल कर सामने आ जाए, जो ऐसा कोई नुस्खा हो जिससे हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर पाएं? देखिए G20 को आपको ये समझना होगा कि लगभग 85% विश्व की जो GDP है, लगभग 75% व्यापार, ये और 2/3 आबादी G20 के मंच पर मौजूद होते हैं, या उनके आप प्रतिनिधि कह लीजिए, वो मौजूद होते हैं। आज महंगाई की स्थिति है कि अमेरिका जैसा देश, वहाँ पर 8% से ज़्यादा की महंगाई जा चुकी है और फेडरल रिजर्व को बार बार ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि विकास की ज़रूरत है कि आप ब्याज दर को कम करें। और इससे बाकी देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो किस तरीके से महंगाई को नियंत्रण में ला सके। देखिए महंगाई को नियंत्रण में लाने का 2 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि आप सप्लाई कैसे बढ़ाते हैं, और दूसरा ये है कि बाज़ार में नकदी को कैसे आप कम करते हैं। तो अगर आप सप्लाई बढ़ाने की बात करें तो वहाँ पर एक मुद्दा है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक सी का जो मुद्दा है, यानी कि समुद्री रास्ते से यूक्रेन का जो अनाज है दुनिया के अलग अलग देशों तक ना पहुँचे, इसके लिए रूस जो है वो पूरी तरह से कोशिश में जुटा हुआ है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि उनके पास अनाज है, किसी और देश को अनाज की ज़रूरत है, लेकिन वो अनाज पहुंच नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। बाकी एक और महंगाई की बड़ी वजह ये रही कि कोविड के बाद जो नकदी जो है वो बाज़ार में काफ़ी डाली गई थी, जिससे कि मांग बढ़े। अब के समय में वो आपके लिए एक परेशानी बन गई, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बाजार में नकदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब बाजार में बहुत ज़्यादा नकदी है और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की हम परिभाषा हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं कि देखिए रूस यूक्रेन के युद्ध का उन्होंने जिक्र किया। यूरोपीय संघ जो कि भारत में फिलहाल G20 में शामिल है, वो लगातार यूक्रेन के साथ स्टैंड लेता रहा है, और रूस की ओर से ये कहा गया कि अगर इसके बारे में चर्चा की गई, पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर कोई फैसला लिया जाता है, तो वो G20 के आखिर में होने वाले डिक्लेरेशन को नहीं रिलीज होने देंगे। तो इसको लेकर वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? रूस का ये स्टैंड जो है कैसा रहेगा और यूरोपियन यूनियन पर कैसा असर पड़ेगा? अगले सप्ताह वो हम लोग पाई हूँ आपके सवाल को चारों। एक बार जरा हमारे स्टूडियो में भी हमारी जो सहायिका हैं वो मौजूद है, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा।
बिल्कुल, सवाल यह है प्रीति कि यूरोपियन यूनियन मौजूद है G20 में, जो कि लगातार यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन रूस का यह कहना है कि अगर पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर भारत कोई फैसला लेता है यूक्रेन के पक्ष में, तो वो G20 का डिक्लेरेशन जो है वो नहीं होने देंगे। तो इसको लेकर उनका क्या स्टैंड है और इसे किस तरह से देखा जाए रूस के इस फैसले को? हमारी जो सहायिका हैं वो कह रही हैं सर कि हम यूरोपियन यूनियन जो है G20 में मौजूद है, ऐसे में वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन रशिया भी एक तरफ है जिनके साथ उनकी गहमा गहमी हम सबको पता है कि युद्ध चल रहा है। ऐसे में G20 को लेकर के कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साझा अब आ सकती हैं जिसमें तमाम देश साथ में आएंगे। रशिया कहीं इसका विरोध ना कर दे, क्या कहेंगे? देखिए, ये आप अगर पूरे एक साल में देखें जितने भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई, उन सभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में हम एक डिक्लेरेशन नहीं ला पाए, बल्कि उसकी जगह पे चेयर समरी और आउटकम स्टेटमेंट लाते थे। उसकी वजह क्या थी कि रूस का जो विरोध था, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के, शब्दों को लेकर के, और आप और पीछे अगर मैं आपको ले जाऊं तो बाली डिक्लेरेशन में जिस तरीके से निंदा की गई थी, वो प्रक्रिया को आगे जारी रखने की हर देश कोशिश कर रहा था, रूस उसका विरोध कर रहा था। तो जाहिर सी बात है सहमति नहीं बन पाया, और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कल बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या G20 के तरफ से एकमत होकर के कोई बयान आ पाएगा या नहीं, या फिर हम केवल और केवल चेयर समरी और आउटकम बजट देखेंगे, आउटकम स्टेटमेंट देखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस का कुछ मुद्दों पर विरोध, और ख़ासतौर पे यूक्रेन को लेकर के। तो ये विरोध अभी भी कायम है, इसीलिए हमें इंतज़ार करना होगा कि कल के बयान में इस चीज़ को लेकर के किस तरह के शब्द और किस तरह के वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही कहा आपने। हम बाली में भी हमने देखा कि G20 समिट अभी पिछले साल वहाँ हुआ था, तो तमाम पेपर्स में ये पढ़ने को भी मिला था कि सबमिट्स तो होते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो गौर करने वाली वो ये है कि तमाम देशों को साथ लेकर के एक साझा बयान देना और सबके सम्मति के साथ, सर्वसम्मति के साथ किसी पर हम फोकस्ड होकर काम करना। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था तमाम देश एकजुट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, अलग अलग विचारधारा रख रहे थे, किसी एक मुद्दे पर भी सहमति नहीं बना पा रहे थे। आपको क्या लग रहा है, भारत क्योंकि मेजबानी कर रहा है इस बार, क्या प्रधानमंत्री हुए हैं? एक सवाल माथुर साहब से लेना चाहूंगी। माथुर साहब, भारत हमेशा से इतिहास रचता आया है, चंद्रयान आप देख सकते हैं, और अगर आज बात कर लें तो एक बार फिर से इतिहास रचा गया। देखिए, आपको याद होगा G7 का दौर, जब बर्लिन में वो G20 बन जाता है, आज G20 से G21 बन गया है। देखिए चारुल, आप कह रही हैं G21 बन गया, मैं कह रहा हूँ 55 देश जुड़े हैं इसमें। ये मैंने पहले ही कहा कि हम अफ्रीकी संघ को सिर्फ एक शब्द के तौर पर ना देखें, 55 देश एक साथ हैं। बिल्कुल, जो आप ही की बात का मैं वो समर्थन कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये एक बहुत बड़ी बात हुई है, और ये वाकई इतिहास हमारे भारतवर्ष ने रच दिया है। जिस प्रकार से हमने ये चीज पूरा अफ्रीकी देशों को यहाँ पर लाया है। देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ कि G20 में भारत का तीनों लेवल्स के ऊपर, तीनों स्तरों पर भारत का रोल है। वर्ल्ड लेवल पे हमारा एक रोल है कि जिस तरह से आज की तारीख में दुनिया बंटी भी हुई है दो खेमों में, खास करके, और ऐसे में दुनिया को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा वसुधैव कुटुंबकम के जरिए आगे बढ़ेंगे।